जय हिंद। जैसा कि हम सब पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ इस तरीके से मुद्रा का इतिहास हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से मुद्रा का इतिहास है, और आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो चलिए बात करते हैं कि विनिमय के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज कितने हैं विनिमय के स्वरूप। तो विनिमय के स्वरूप दो हैं, फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज दो हैं, उसके बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करते हैं। उससे पहले इन सबको मिटा देते हैं। तो विनिमय के दो स्वरूप हैं, विनिमय के दो स्वरूप हैं, क्या क्या है। नंबर एक वस्तु विनिमय प्रणाली, बेटर सिस्टम। नंबर दो मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मॉनेटरी सिस्टम। तो इन सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले विनिमय के स्वरूप। विनिमय के स्वरूप, विनिमय के स्वरूप। तो विनिमय के कितने स्वरूप हैं। फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज, फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के स्वरूप फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसके क्या हैं, दो हैं। विनिमय के दो स्वरूप होते हैं। विनिमय के कितने स्वरूप होते हैं, विनिमय के दो स्वरूप होते हैं। विनिमय के दो स्वरूप होते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप लोग को सबसे पहले बता दें कि कौन से विनिमय पहले आते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, क्योंकि आप लोग को पता है कि सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बात करेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली बेटर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली बेटर सिस्टम नंबर कुछ इस तरीके से आता है, और नंबर दो कुछ इस तरीके से आता है, मौद्रिक विनिमय, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। सिमिलर कुछ इस तरीके से मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मॉनेटरी सिस्टम। पहला आता है कुछ इस तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली के कितने स्वरूप है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के दो स्वरूप हैं। नंबर एक वस्तु विनिमय प्रणाली, और नंबर एक वस्तु विनिमय प्रणाली, और नंबर दो मौद्रिक विनिमय प्रणाली, बेटर सिस्टम एंड मॉनेटरी सिस्टम, बेटर सिस्टम एंड मॉनेटरी सिस्टम। तो चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में। नंबर एक वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बात करते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, जिस प्रणाली में हम लोग वस्तु के बदले वस्तु देते थे। आप लोग को पहले भी बताया था कि एक गाय के बदले में 10 बकरी, 10 बकरी के बदले में एक गाय, दूध के बदले में दही, दही के बदले में दूध, गेहूं के बदले में चावल, चावल के बदले में गेहूं। कुछ इस तरीके से विनिमय के स्वरूप हम लोग आप पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तो किस तरीके से उदाहरण दिए, आप लोग को रिवाइज करा दिए कुछ इस तरीके से। तो विनिमय के स्वरूप मतलब एक सामान के बदले में दूसरे सामान को देना, एक सामान के बदले में एक सामान के बदले में दूसरे सामान देना, एक सामान के बदले में दूसरे सामान देना, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या कहलाता है, एक सामान के बदले में दूसरा सामान देना। यानी गेहूं के बदले में चावल, चावल के बदले में गेहूं। आप लोग दुकान में जाते हैं तो दुकान में आप लोग को अलग अलग तरीके के सामान चीज़ मिलते हैं। जैसे आप लोग किसी एक पाव चीनी लेते हैं तो उसके बदले में आप लोग चावल देते हैं, गेहूँ देते हैं, या किसी और चीज़ को धान ऊन देते हैं। तो कुछ इस तरीके से मतलब एक सामान के बदले में दूसरे सामान को लेना, कुछ इस तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में तो ये सब था, लेकिन इन सब को हटाया किस तरीके का, वस्तु विनिमय प्रणाली आखिर बंद क्यों हो गया उसके बारे में बात करते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज ऑफ बेटर सिस्टम। तो क्या था डिफिकल्टीज बेटर सिस्टम में, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज ऑफ बेटर सिस्टम। तो चलिए बात करते हैं कि डिफिकल्टीज ऑफ बेटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयाँ थी उसके बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले आप लोग कुछ इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं, और आगे आप लोग को बताते हैं कि किस तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ थी। तो कुछ इस तरीके से आता है। एक नंबर, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। तो चलिए आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव को हम लोग एक कहानी के द्वारा समझते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं कोई भी आप लोग को एकदम डिफिकल्टी से नहीं पढ़ाता हूँ। कोई भी जो आप लोग को टॉपिक पढ़ाता हूँ वो आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ। कि यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ना है तो वर्ल्ड इकोनॉमी को आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। क्योंकि किताबी लाइन तो कोई भी आप लोग को पढ़ा देगा। किताबी लाइन आप लोग किताब देख सकते हैं कि एकदम आप लोग ढेरी लगा कर रखते हैं, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अगर आप लोग समझ गए जाएंगे तो ये सब हो जाएगा। तो आवश्यकता के
दोहरे संयोग का अभाव, इसका डिफिनेशन आप लोग बुक से उतार सकते हैं या फिर आप लोग गूगल में विकिपीडिया में देख सकते हैं। तो चलिए इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। लेफ्टिनेंट कैमरून एक अफ्रीकी यात्री था। तो लेफ्टिनेंट कैमरून एक अफ्रीकी यात्री तो था, उसको एक समय नदी पार करना था। तो नदी पार करने के लिए उसके पास नाविक ने कहा कि मुझे हाथीदांत दीजिए, हाथीदांत दीजिएगा तभी हम आपको इस पार से उस पार ले जाएंगे। लेकिन उसके पास तो हाथीदांत था नहीं। तो उसके पास उसी समय वहाँ पे बहुत सारे आदमी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उसको हाथीदांत चाहिए था। तो हाथीदांत एक आदमी के पास था, लेकिन वो हाथीदांत देने के बदले में वो कपड़ा चाहता था। तो इस तरीके से तो हुआ नहीं उसका लेन देन। तो दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति के पास गया। तो तीसरे व्यक्ति के पास कपड़ा मौजूद था और उसके बदले में वो तार वायर चाहता था। इस सौभाग्य से लेफ्टिनेंट कैमरून के पास तार वायर था और इस तरीके से उसको तार दिया, उससे कपड़ा लिया। उससे कपड़ा लेकर फिर दूसरे व्यक्ति के पास गया। दूसरे व्यक्ति के पास जाकर उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर दूसरे व्यक्ति को कपड़ा दे दिया और उसके बदले में हाथी दांत दिया, हाथी दांत लिया और हाथी दांत लेकर उन्होंने उस नाविक को दिया। किसको दिया? नाविक को दिया। उस नाविक को दिया और नाविक हाथी दांत लेकर उसे जिस तरीके से उसको हाथी दांत दिया, हाथी दांत देकर उसको नदी पार करने का एक साधन मिला। तो कुछ इस तरीके से उसके ज़्यादा समय इसमें बर्बाद हो गए। तो आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मतलब एक सामान आप लोग के पास नहीं होगा तो इसके बदले में आप लोग को कितनी जगह जाना पड़ सकता है, इसका कोई उम्मीद ही नहीं है, इसका कोई मतलब अनुमान ही नहीं लिया जा सकता है। तो किस तरीके से लेफ्टिनेंट कैमरून को इतने मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा, यही मतलब आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव से हम लोग समझते हैं कि मतलब ये काम को करने के लिए बहुत समय बर्बाद हो जाता है और मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति हम लोग को घूमने फिरता है। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट कुछ इस तरीके से आता है, कमी होता है। तो मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक गाय को मान लीजिए उसका कितना मूल्य होना चाहिए, ये कोई फिक्स नहीं था। इसके बदले में 10 बकरी होना चाहिए या 5 बकरी होना चाहिए या इसके बदले में कितना ज़मीन होना चाहिए, ये कोई फिक्स नहीं था। अब एक किलो मुर्गी का दाम कितना होना चाहिए, ये कोई फिक्स नहीं था। तो मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, मतलब उस समय कोई भी सामान्य मापक नहीं था जिससे मतलब 1 किलो मुर्गी का अगर हमारे यहाँ अगर 100 टका है तो कहीं और मिलेगा तो उसमें वहाँ पे भी 100 टका होगा। तो ये मतलब कोई फिक्स नहीं था। तो यही था मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, मतलब कोई फिक्स रेट नहीं तय करना, कोई इससे कोई फिक्स रेट तय नहीं होता था। मतलब उसको मतलब आंका ही नहीं जाता था कि किस तरीके से इसको आंका जाए और कितने इसका रुपया पैसा किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं मूल्य के संचयन के अभाव। मूल्य के संचयन का अभाव, मतलब संचयन मतलब बचा कर रखना, तो मूल्य के संचयन का अभाव। तो चलिए अब बात करते हैं कि मूल्य के संचयन का अभाव। तो मूल्य के संचयन का अभाव कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए आपके पास 10 बकरी है। 10 बकरी को आप कितने दिन तक रख सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज़्यादा तो रख नहीं सकते हैं। तो मूल्य के संचयन का अभाव मतलब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि वस्तु को जैसे 5 केजी मछली ले लीजिए, 2-4 बकरी ले लीजिए, अंडे मुर्गी का अंडा होता है उसको ले लीजिए। तो उसको आप लोग ज़्यादा समय तक रख नहीं सकते हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। अगर आप लोग दही बनाते हैं, दही बनाकर कोई अगर बेचता है तो दही मतलब ज़्यादा समय होने के बाद वो ख़राब होने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से मतलब मछली होगा, मछली तो मतलब सड़ जाएगा, ज़्यादा समय रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख के संचय में अब मतलब संचय मतलब बचाना, मूल्य के संचय हम लोग बचा कर नहीं रख सकते थे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देखें कि मतलब एक वस्तु को जैसे दूध हो गया, दूध को हम लोग ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं। अगर उसको बेच दिया जाए तो उसको मतलब वो किसी काम में लगा देगा, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिल जाएगा? रुपया पैसा मिल जाएगा। तो रुपया पैसा आने से हमारे इस सभी कठिनाइयों को दूर हो जाएगा। तो मूल्य के संचय का अभाव मतलब उस समय मूल्य को संचय करके बचा कर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ज़माने में बेटा बेटी कुछ इस तरीके से एकदम आपस में लड़ते रहते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, वो अपने एकदम अपने काम में मस्त रहते हैं और किसी काम को नहीं देखते हैं। तो मूल्य के संचयन का अभाव, तो लोग भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहता था, मतलब संचय का अभाव मतलब बचाने की समस्या, मूल्य को बचाने की समस्या। मूल्य यानी रुपया पैसा, मूल्य को बचाने की समस्या, मूल्य यानी रुपया पैसा को बचाने की समस्या, या कोई भी वस्तु हो उसको मतलब संरक्षित तक कब तक रह सकते हैं तो उसको मतलब बचाने की समस्या। अब चौथे नंबर पॉइंट के बारे में बात करते हैं कुछ इस तरीके से।
सह विभाजन की समस्या, सह विभाजन में ही सामूहिक विभाजन की समस्या। जैसे हम लोग मछली मारने जाते हैं तो 3-4 व्यक्ति एक जगह मिलकर मछली मारने जाते हैं, तो मछली मार लिए लेकिन उसको बांटने में जो समस्या होती है उसे ही हम लोग सह विभाजन कहते हैं। जैसे एक माछ हम लोग मार लिए 10 kg का, 10 kg का क्या मार लिए, ग्वाली माछ हम लोग मार लिए या आड़िया माछ हम लोग मार लिए, तो उस मछली को हम लोग अब काट काट कर ये करना होगा। तो काट काट कर अगर हम लोग बांटेंगे तो मतलब उसको और ज़्यादा समय तक रखा नहीं जा सकता, उसको एकदम उसी दिन पकाना होगा, उसी दिन खाना, उसी दिन सब कुछ कर लेना। लेकिन ये तो एक छोटा उदाहरण हुआ। अगर हम लोग एक गाय को मार लिया, अगर एक गाय को मार लिया जाए तो गाय के बदले में अगर हम किसी गाय गाय को अगर किसी व्यक्ति के पास बेचते हैं तो उसके बदले में 3-4 वस्तुएं हमें चाहिए होगी, क्योंकि अगर हम लोग 10 कुंटल चावल ले लेंगे उसके बदले में, तो इतना चावल तो हम लोग से खाया नहीं जाएगा। उसके बदले में चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए और सब्जी उब्जी वो भी चाहिए एक गाय के बदले में। तो इससे मतलब 3-4 वस्तु जब लेना पड़ता था तो एक व्यक्ति के पास तो सभी वस्तु मिलता नहीं था, तो इससे मतलब मूल्य के सहविभाजन की समस्या हो जाती थी। तो इससे मतलब उसको मतलब गाय को काट के 3-4 टुकड़ा तो किया जा सकता है नहीं, क्योंकि 3-4 टुकड़ा कीजिएगा तभी ना अलग अलग आदमी को दीजिएगा, तो 3-4 टुकड़ा इस तरीके से किया नहीं जा सकता था। तो इसी तरीके से मूल्य के सहविभाजन में समस्या आती थी, क्योंकि अगर उसको टुकड़ा टुक कर दिया जाए तो उसकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। गाय अगर उसको काट दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, तो उसको उपयोगिता जो दूध होता था, गोबर होता था, उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मूल्य के सहविभाजन की समस्या मतलब बांटने में कठिनाई। किसी भी वस्तु को बांटने में कठिनाई जो होती थी उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य के विभाजन की समस्या, सह विभाजन की समस्या, हमें उसे क्या कहते हैं, सह विभाजन की समस्या। मतलब किसी भी वस्तु को बांटने में जो समस्या आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य की सह विभाजन की समस्या। चलिए आप बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में। 5वें पॉइंट कुछ इस तरीके से आता है, तो 5वें पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से मौद्रिक विनिमय प्रणाली हमारे लिए एक उभरता हुआ केंद्र बन के उभरा और किस तरीके से हमारे जीवन को एक सरल रूप दे दिया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आप बात करते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में। तो चलिए अब बात करते हैं भविष्य के भुगतान की कठिनाई। तो भविष्य के भुगतान की कठिनाई 5वां नंबर कुछ इस तरीके से आता है, भविष्य के भुगतान की कठिनाई। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति से एक गाय को लेते हैं उधार के तौर पर, तो हमें क्या होगा, हमें गाय उधार अगर हम लेंगे किसी से तो हमें उससे गोबर मिलेगा, दूध मिलेगा और जो भी होगा उससे हम लोग को मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति वो देगा उसको क्या लगेगा, तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसका गोबर का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उसका दूध पीते हैं और कुछ इस तरीके से अलग अलग चीज़ जो गाय से मिलते हैं हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे भविष्य के भुगतान में कठिनाई हो जाती है कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को जो उसको उधार देता है उसको काफ़ी ज़्यादा घाटा होता है और जो व्यक्ति उससे उधार लेता है उसको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। तो इससे मतलब एक व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है लेकिन दूसरे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। भविष्य के भुगतान की कठिनाई 5वां नंबर, भविष्य के भुगतान की कठिनाई। और 6ठा नंबर कुछ इस तरीके से आप लोग को बता देते हैं। छठा नंबर किस तरीके से आता है उसके बारे में बात कर देते हैं। तो क्योंकि आप लोग को सभी पॉइंट डिटेल से अच्छे तरीके से बताते हैं तो इसको भी बता देते हैं। मूल्य हस्ताक्षरण की समस्या। तो 6ठा नंबर कुछ इस तरीके से आता है, मूल्य हस्ताक्षरण की समस्या। मूल्य हस्ताक्षरण की समस्या, मूल्य हस्ताक्षरण की समस्या को आप लोग अच्छे तरीके से समझिए कि मूल्य हस्ताक्षरण की समस्या क्या है। जैसे आप लोग का घर अगर दिल्ली में है तो दिल्ली से आप लोग को अगर पटना आना है तो दिल्ली से अगर पटना आइएगा तो वहाँ पे मतलब आप लोग का घर है, वहाँ पे जो भी काम किए हैं अपने रहने के लिए कितने सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप लोग को जब शादी ब्याह कर लीजिएगा तो उस समय आप लोग को पता चलेगा कि कितने रहने के लिए कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग घर बना लेते हैं, वहाँ पे खेत ऊत सब कुछ हो जाता है। तो इस समय मतलब मूल्य के हस्ताक्षरण की समस्या। तो एक जगह से दूसरे जगह आप जैसे दिल्ली छोड़ दीजिएगा तो दिल्ली छोड़ के अगर पटना आइएगा, पटना से तो दिल्ली से तो पटना आएगा नहीं लेकिन पटना से दिल्ली जा सकता है। तो पटना से जब कोई दिल्ली जाएगा छोड़कर तो पटना का जो ज़मीन होगा, घर होगा, उसको तो किसी को देना पड़ेगा ना, उसको तो तोड़ना पड़ेगा या फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मूल्य के हस्ताक्षरण की समस्या इसमें आ जाते हैं कि मतलब इसमें मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कि कोई घर लेगा तो घर के बदले में आपको क्या देगा, उस समय तो उसके पास दिल्ली में कुछ है नहीं कि वो आपको देगा। तो
मतलब हस्ताक्षरण, तो इस समय काफ़ी कठिनाइयाँ हो जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाना काफ़ी कठिनाइयाँ हो जाता था, क्योंकि उस व्यक्ति के पास तो वहाँ पे रहेगा तभी ना आपको कुछ देगा। लेकिन इसके बदले में आप लोग गाय भैंस बकरी लेना चाहेंगे तो इसके ढेर सारा हो जाएगा, इसको एक जगह से ले जाना काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसके बदले में अगर कोई भी चीज़ अगर चाहते हैं, ज़मीन चाहते हैं तो ज़मीन तो आपको यहीं मिलेगा, उसका ज़मीन यहीं पे है तभी तो मिलेगा। लेकिन मुद्रा ने कुछ इस तरीके से इन सब प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों तो कुछ इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, कुछ इस तरीके से 6 पॉइंट को किस तरीके से, सब 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट कुछ इस तरीके से आप लोग को दिखाई देगा। तो इन्हीं में के कितने स्वरूप हैं, इन्हीं में के 2 स्वरूप हैं। नंबर 1